हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं चीता के बारे में, जो चीता साउथ अफ्रीका से भारत में लाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्यों अफ्रीका से चीते को भारत लाया जा रहा है, इतना क्यों इम्पोर्टेंट है चीता हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। आप लोग देखते होंगे कि भारत में आमतौर पर चीता लाया जा रहा है, बाघों की संख्या बढ़ाई जा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। तो ये सब क्यों करती है गवर्नमेंट, क्यों ज़रूरी है हमारे पर्यावरण में शेर, चीता, बाघ का अधिक से अधिक होना? क्या सिर्फ ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इनके पीछे, या कोई इनका लाभ भी है? तो फ्रेंड्स, इससे जानने के लिए कि क्यों ज़रूरी है चीता का भारत में आना, आइए बात करते हैं इस बारे में। फ्रेंड्स, आखिरी बार जो चीता है ये भारत में 1947 में देखा गया था। इसके बाद में 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में जो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये पिछले कई वर्षों से इस जानवर को भारत में दोबारा लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए इसने कई प्रोजेक्ट तैयार किए, जिससे जो इस प्रोजेक्ट इसके लिए तैयार किया गया है, इसे एमपी में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसे अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब इस चीता को अफ्रीका से भारत लाया जा रहा है। तो चीता हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? हमारे इकोसिस्टम के लिए, तो इकोसिस्टम में जो खाद्य श्रृंखला होता है उसका जो शीर्ष पिरामिड होता है, इसमें शेर, चीता, बाघ, ये सब जानवर होते हैं। तो हमारे शीर्ष पिरामिड में जानवरों की संख्या अधिक से अधिक और उनकी विभिन्नता के अधिक होने से हमारा पारिस्थितिक तंत्र नियंत्रण में रहता है और जैव विविधता बनी रहती है। तो खाद्य श्रृंखला में शेर, चीता का होना क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए इसी क्रम में देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड में सभी जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले शाकाहारी जीव आते हैं, जो कि पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं और पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। इसके अंदर खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, जो कि शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ये जंतु आते हैं। इसके बाद में आते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में वे जंतु आते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मेढक, मछली, कीट पतंग, खाने वाले जंतु, छिपकली वगैरह। इसके बाद में आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, जिसके अंदर बाज, गिद्ध, शेर, भालू ये सब होते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? मान लेते हैं ऐसा होता है कि प्रथम श्रेणी के जंतुओं की संख्या इतनी बढ़ा दी जाए कि वह सारे पेड़ पौधों को खाने लगे, चरने लगे, तो फिर क्या होगा? हमारे लिए पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर नियंत्रण रखने के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होता है, जो कि इनकी संख्या पर नियंत्रण रखते हैं। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के जंतुओं पर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के जो जंतु होते हैं वो नियंत्रण करते हैं, उनकी संख्या पर नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार से शेर, चीता जो भी हैं, ये तृतीय श्रेणी के होते हैं और ये इन जंतुओं से हमारे लिए क्या करते हैं? पेड़ पौधों को बचा के रखते हैं। किन जंतु से? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, इनकी संख्या पर नियंत्रण करके। इसीलिए शेर, चीता जो बड़े जानवर होते हैं, बड़े जानवर से तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब कि अगर ये जंतु हैं तभी हम हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंसान के पास खाने लायक भोजन बचता है। नहीं तो ये सब खा लेंगे अगर जो ज़्यादा हो जाएंगे, तभी गवर्नमेंट टाइगर, लायन इनकी संख्या बढ़ाती रहती है। अब ये जो चीता हम ला रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं? जो चीता हमारे भारत में लाया जा रहा है, ये साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है। और कहाँ इसे लाया जा रहा है भारत में? तो भारत में ये एमपी में लाया जा रहा है, कूनो अभ्यारण्य में, कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है, जो कि चंबल रीजन के पास में है। अब आप कहेंगे कि चीता ही को क्यों लाया जा रहा है? हम यहाँ पर टाइगर, लायन ये भी हैं, तो इनकी भी तो संख्या बढ़ा सकते हैं। फिर चीता का यहाँ क्या काम है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोरोना जो है इंसानों पर ज़्यादातर प्रभावित हो रहा था, पर जानवरों पर नहीं हो रहा था।
इसी तरह जैसे बर्ड फ्लू आता है तो ये बतख, मुर्गी इन पर प्रभावित होता है, लेकिन सामान्य बर्ड जो आसपास हमारी होती हैं इनको इतना प्रभावित नहीं करता है। तो इसी प्रकार कल को कोई पर्यावरण संकट आ जाता है और कोई बीमारी हो जाती है, मान लो टाइगर, लायन इनसे प्रभावित हो जाते हैं, तो कोई ना कोई तो हमारे शीर्ष पिरामिड में होना चाहिए जो पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके, हमारे इकोसिस्टम पर नियंत्रण रख सके, जिसमें पर्यावरण, इसीलिए पर्यावरण में एक से अधिक चीज़ें होना ज़रूरी है। मतलब कि जो शीर्ष में है उसका पिरामिड जो है ये बड़ा होना चाहिए। पिरामिड बड़ा होना चाहिए इन सेंस इसमें बहुत सारे जानवर होने चाहिए, बहुत एनिमल होने चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होने चाहिए। तभी जब हमारे पिरामिड में, शीर्ष पिरामिड में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होंगे तभी हमारा पारिस्थितिक तंत्र मजबूत होगा और तभी डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इसी कारण से डाइवर्सिटी जो है, इसके कारण से हम 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। हम ऐसी प्रजाति चाहते हैं जो भविष्य में सतत विकास के रूप में विकसित हो और पर्यावरण से हमारी हिफाजत लंबे समय तक कर रहे हैं। जो चीता हमारे लिए लाया जा रहा है ये साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है, नवंबर तक आ जाएगा और एमपी के कूनो अभयारण्य में आएगा। अब हम जानते हैं कुछ चीता के फैक्ट के बारे में। तो चीता के फैक्ट में बारे में जानते हैं तो चीता जो है ये दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। इसकी स्पीड लगभग, अगर जो हम बात करते हैं तो मैक्सिमम इसकी स्पीड 80 to 120 पर किलोमीटर आर होती है। यही कारण है ये वहाँ पर अधिक लाभदायक होते हैं जहाँ पर हिरण की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हिरण की संख्या इन सेंस जो जानवर अधिक तेज़ दौड़ते हैं, क्योंकि लायन टाइगर बहुत आलसी होते हैं, एक बार शिकार कर लिया बस बैठ जाते हैं, लेकिन इनका चीता से कोई मुकाबला नहीं होता है। यह उन जगहों के लिए लाभदायक होते हैं जहाँ के एनिमल बहुत तेज़ दौड़ते हैं और इनका शिकार करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फैक्ट के बारे में। तो इसके जो आँख के नीचे ब्लैक सर्किल होते हैं, डार्क सर्किल होते हैं। अब ये रात भर हमारी तरह फ़ोन तो चलाते नहीं है जो इनके नीचे, आँख के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाए। तो क्या होता है कि जो डार्क सर्कल होते हैं इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। ये इतना तेज़ दौड़ता है कि जो सूरज की रोशनी हो इसका ध्यान ना भटका सके, इसीलिए इसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट ना हो और इसके जो डार्क सर्कल हैं इनमें अवशोषित हो जाए। जब सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये अवशोषित कर लेगी, तो इसका ध्यान नहीं भटकेगा और ये अधिक से अधिक तेज़ दौड़ पाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो इसके शरीर पर स्पॉट पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं। ये स्पॉट लगभग 2000 के आसपास पाए जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि अगर पेड़ पर बैठा होता है तो पेड़ की छाल के जैसे नज़र आता है। मतलब इसमें एडॉप्टेशन या कर लेता है, जैसे पेड़ पर बैठा रहता है उसी तरह एडॉप्ट कर लेता है, उसी के जैसे लगने लगता है, उसी पेड़ की छाल के जैसे लगने लगता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चीता कितने तरह के। वैसे तो बहुत विश्व में बहुत प्रकार के चीता पाए जाते थे। अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो साउथ अफ्रीकन चीता, किंग चीता और एशियाटिक चीता जो मेन हैं। तो जो साउथ अफ्रीकन चीता जहाँ से हम चीता ला रहे हैं इनकी संख्या लगभग 7100 के आसपास है। और जो किंग चीता है ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। और एशियाटिक चीता की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 70 के आसपास है और ये ईरान में पाए जाते हैं। चीता अफ्रीका में सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका के बाद ये ईरान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए हम साउथ अफ्रीका से चीता भारत ला रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि चीता हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।